तो ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, दैट इज द ओवरी, और हम देखते हैं कि इसी ओवरी के अंदर यहाँ पर एक थिक मास ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर थिक मास ऑफ टिश्यू है, दिस इज टर्म्ड एज प्लासेंटा। तो कुछ नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यूज, और इसी के ऊपर यहाँ पर एक स्टिक ओरिजिनेट है, दिस इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। ये मेरे पास यहाँ पर कहलाती है भाई फ्यूनिकल, और इसी फ्यूनिकल के ऊपर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है ओव्यूल। यहाँ पर हमारे पास ओव्यूल है, और ये ओव्यूल के हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनल लेयर्स होती है, दीज आर टर्म्ड एज इंट्यूबमेंट्स ऑफ ओव्यूल। इन्हीं को मैं बोलता हूँ यहाँ पर इंट्यूबमेंट्स ऑफ ओव्यूल बोला जाता है, दीज आर टर्म्ड एज इंट्यूबमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ये हमारे पास इंट्यूबमेंट्स ऑफ ओव्यूल है, जो 2-3 लेयर स्ट्रक्चर हो सकती है, और देन इसके बीचों बीच there is a presence of a embryo sac। यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास एम्ब्रियो सैक, और इसी को मैं बोलता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक है ये इस ओव्यूल से चारों तरफ से कवर्ड है, फ्रॉम इस रीजन को छोड़ के, ये वाला जो रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो ओपनिंग होती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। बच्चों माइक्रोपाइल है, यानी कि ओव्यूल चारों तरफ, सॉरी एम्ब्रियो सैक चारों तरफ से कवर्ड है, सिर्फ माइक्रोपाइल वाली ओपनिंग को छोड़ करके। अब इस एम्ब्रियो सैक को मैं जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ, तो देखिए ये है मेरे पास यहाँ पर एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक हो गया। ठीक है, और इसके बाहर ये हमारे पास क्या है भाई, ओव्यूलर स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, ये जो ओव्यूल मेरे पास यहाँ पर अब प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, इट इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये वाली स्ट्रक्चर, जिसका अपर पोर्शन होता है, इसमें 1 2 3 सेल होती है ऊपर की तरफ, और ये जो सेल्स होती है, these are termed as एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये तीनों हमारी एंटीपोडल सेल्स कहलाती है, और ये इनका न्यूक्लियस। उसके बाद यहीं पर जिस तरफ माइक्रोबाइल होता है, उसी की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है एक लार्ज सेल, जिसको मैं बोलता हूँ एग सेल, ठीक है। इसको मैंने बोला है यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट है, और इस एग सेल के ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 सेल्स और प्रेजेंट है, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही, ऊपर की तरफ है ये, ठीक है जी। तो बेसिकली ये दोनों सेल और एग सेल मिलकर के बनाती है एग एपेरेटस, ठीक है। एंड दीज सेल्स आर टर्म्ड एज सिनर्जिड्स। ये सेल हमारी क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर ये सेल हमारी सिनर्जिड कहलाती है, और यहाँ पर इनका न्यूक्लियस ये रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे अभी तक 1 2 3 4 5 6 6 न्यूक्लियस और 6 सेल है, 3 एंटीपोडल सेल है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है, ठीक है। और ये जो मेरे पास सिनर्जिड्स होती है, इन्हीं के अंदर मैं देखता हूँ कि इन्हीं के अंदर ये देखिए कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस तरीके की, एंड दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस। ये स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाती है बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाती है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 न्यूक्लियस और प्रेजेंट है बच्चों सेंटर में, और इन दोनों न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर टर्म्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर से मतलब है साइज थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, और ये प्रेजेंट है देखो किस वाली सेल के अंदर,
and this is called the central cell. तो ये वाली सेल हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों? ये वाली जो सेल है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल। तो आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन सेल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेल। दिस इज कॉल्ड द 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है जी। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज प्रेजेंट है यहाँ पर इस ओव्यूल के अंदर। और इस तरीके का ओव्यूल जिसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मेरे पास एग एपरेटस, एंटीपोडल सेल्स और माइक्रोवेल तीनों एक अलाइनमेंट में इस तरीके से। तो इस तरीके का जो अलाइनमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, उस तरीके के ओव्यूल का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन बायोलॉजी ओलंपियाड। इस ओव्यूल का नाम है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। और भी डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स भी होते हैं, बट उनके बारे में हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में देखेंगे। तो ये ओव्यूल हमारे पास यहाँ पर एनाट्रोपस ओव्यूल हो। ठीक। अच्छा, अब जिस तरफ मेरे पास एग एपरेटस प्रेजेंट है, एग सेल है, सिनर्जिड है, या फिर हम कहते हैं जिस तरफ माइक्रोपाइल है, तो वो वाला जो रीजन है वो कहलाता है मेरा माइक्रोपाइलर एंड। और उसके जो अपोजिट एंड है जहां पर एंटीपोडल सेल्स है वो कहलाता है मेरे पास मेरा चलाजल एंड। व्हाट इट दिस इज कॉल्ड द चलाजल एंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बन चुकी है बच्चों इस चीज की, एनाट्रोपस ओव्यूल की, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक। चलिए, अब आप ध्यान से देखें कि हमारा जो पोलन ग्रेन था वो लैंड हो गया यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला पोलन ग्रेन लैंड हो गया। और हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए ये वाला पोलन ग्रेन लैंड हो गया तो एक ब्लू कलर का और बना। ठीक। अब मैंने क्या देखा, फूल है गुलाब का और पोलन ग्रेन है चमेली का, गेंदे का और गुलाब का भी, और किसी भी चीज का। यानी कि किसी भी स्पीशीज के पोलन ग्रेन जो वो फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड कर सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब ये किसके थ्रू होते हैं? एजेंट्स के थ्रू होते हैं। वो एजेंट्स कौन है? विंड है, वाटर है और इंसेक्ट्स है। हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मेजर पॉलिनेटर्स होते हैं। तो हो सकता है कि एक बार इंसेक्ट्स किसी और फ्लावर पे बैठ गया, पोलन ग्रेन लेकर के आया, फिर वो किसी दूसरे फ्लावर पे बैठ गया और वहां पर अपने पोलन ग्रेन लैंड कर दिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी स्पीशीज के ऊपर ही बैठ रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वो जो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पोलन ग्रेन के बीच में और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास फीमेल पार्ट पिस्टिल, इनके बीच में कंटीन्यूअस केमिकल रिएक्शन होती है। देयर इज अ कंटीन्यूअस केमिकल डायलॉग फॉर्म्ड बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। दिस इज कॉल्ड द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये फूल है गुलाब का, पोलन ग्रेन आ गया चमेली का, तो पोलन ग्रेन मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। किसी और स्पीशीज का आता है तो भैया वो भी मेरा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ राइट स्पीशीज, उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, ये उसी को एक्सेप्ट करेगा। और देन तो कौन से वाला है? मान लीजिए मेरा रेड वाला, तो सिर्फ वही वाला पोलन ग्रेन मेरा यहाँ पर क्या होगा बच्चों? जर्मिनेट होगा। वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। तो पोलन ग्रेन और सी स्पीशीज का पिस्टल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस केमिकल रिएक्शन होती है। दिस इज टर्म्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यही मेरा पोलर इंट्रैक्शन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, जिसके कारण एक मूवमेंट हुई है, दिस इज कॉल्ड द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब कि
एक डायरेक्शनल मूवमेंट है जहां पर स्टिमुलेट किया है किसने, यहाँ पर केमिकल ने। तो जो केमिकल यहाँ पर है उसके कारण क्या हुआ, पोलन ग्रेन जो है वो मेरा क्या हुआ, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये फीमेल पार्ट है, पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करा। मैंने आपको बताया था स्टिग्मा की सरफेस स्टिकी होती है शुगर कॉम्प्लेक्स। पोलन ग्रेन ने न्यूट्रिएंट्स यहाँ से डिराइव करे, ठीक है। डिराइव करने के बाद इंटाइन लेयर आपके जर्म पोर को फाड़ती हुई बाहर निकलती है और पोलन ट्यूब धीरे धीरे इलोंगेट होती है। तो यही मेरा केमिकल के स्टिमुलस के कारण हुआ, तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। तो वाट्स द एम्ब्रोसेक एंड इट इज अ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये मेरी पोलन ट्यूब यहाँ पर आ गई, और यही पोलन ट्यूब जो है इसी के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। मान एक है मेरे पास वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। आगे वाली सेल मेरे पास वेजिटेटिव सेल होती है जो धीरे 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 क्या करती है, स्टिग्मा की सरफेस पर भी और यहाँ पर स्टाइल की सरफेस पर भी पेरिफेरी पर कुछ सेल्स होती है, उनसे धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करेगी, और जिसकी वजह से पोलन ट्यूब हमारे पास धीरे 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 यहाँ पर इलोंगेट होती रहेगी, जिसकी इलोंगेशन में हेल्प करती है मेरे पास यहाँ पर हमारी वेजिटेटिव सेल। बच्चों डाउट्स नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब धीरे धीरे मेरी पोलन ट्यूब इलोंगेट होती है, तो ये जो स्टाइल है इसकी पेरिफेरी पर भी न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, और यहीं पर प्रेजेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द सीबीआई कॉम्प्लेक्स। सीबीआई मतलब कि कैल्शियम बोरोन आयोनिसिटोल। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है भैया, कैल्शियम बोरोन आयोनिसिटोल कॉम्प्लेक्स है। और ये सीबीआई जो कैल्शियम बोरोन आयोनिसिटोल है, ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब इलोंगेशन। स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पोलन ट्यूब इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, तो कैल्शियम और बोरोन, ठीक है। हमारा एक चैप्टर आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें भी ये बात पूछी जाएगी, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में। तो ये चीज होगी। अब धीरे धीरे पोलन ट्यूब मेरी आ गई। अब ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रोसैक के अंदर एंट्री मारेगी, और ये देखिए ये कहां से एंट्री मारेगी, जहां से वो ओपन है, यानी कि माइक्रोपाइलर रीजन से, इस तरीके। तो मैं यहाँ शो करता हूँ कि ये मान लीजिए मेरी पोलन ट्यूब आ गई। अब वो यहाँ पर इस एम्ब्रोसैक के अंदर क्या करेगी बच्चों, एंट्री मारेगी। तो आगे वाली सेल है मेरी वेजिटेटिव सेल, और पीछे वाली सेल है मेरी जनरेटिव सेल। यहाँ मैं ये देखो जी, आगे वाली सेल हो गई मेरे पास वेजिटेटिव सेल, क्योंकि वही तो पोलन ट्यूब के वेजिटेशन में इलोंगेशन में हेल्प करेगी। और पीछे वाली जो सेल है वो है मेरे पास यहाँ पर मेरी जनरेटिव सेल, ठीक है जी। तो एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है मेरे पास। तो वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब के इलोंगेशन में हेल्प कर रही है, और जो जनरेटिव सेल है उसका काम है जर्मिनेट करना है, वो तो बहुत बात की बात। अब पोलन ट्यूब मेरे पास धीरे 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 यहाँ पर एंट्री मारती है, और ये जो दोनों सिनर्जिड सेल्स मेरे पास प्रेजेंट, इन दोनों सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री मारेगी। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर दोनों सिनर्जिड में से इस सिनर्जिड के थ्रू एंट्री मारी। जब दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री मारेगी, तो एंट्री मारते ही जो मेरी दूसरी सिनर्जिड है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट। इट बिकम डीजनरेट। अब इसका कोई काम नहीं है। ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर्स है फिलिफॉर्म एपरेटस, ये हेल्प करती है पोलन ट्यूब को, गाइड करती है टू एंटर इनटू द एम्ब्रोसैक, एंटर करने में हेल्प करती है, हेल्प इन एंट्री। तो फिलिफॉर्म एपरेटस क्या कर रही है बच्चों, हेल्प इन एंट्री, एंट्री में हेल्प करती है। और जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री मारती है, तो एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ कि इन एंटीपोडल सेल्स का भी कोई काम नहीं है, ये भी मेरे पास तीनों की तीनों डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। एक मेजर चीज है कि पोलन ट्यूब जब एंट्री मारती है, तो एंट्री मारने से पहले पोलन ट्यूब का काम क्या था, सिर्फ एंट्री मारवाना, एंट्री यहाँ पर करवा दी भैया। अब उसके बाद जो वेजिटेटिव सेल है वही तो पोलन ट्यूब की इलोंगेशन कर रहा था, ताकि वो यहाँ तक पहुंच सके, रीच हो सके। अब इस वेजिटेटिव सेल का कोई काम नहीं है, और यहाँ पर पहुंचने से पहले वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव, तो वेजिटेटिव सेल भी मेरी डीजनरेट हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जनरेटिव सेल बचती है, और इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, और डिवीजन के कारण दो जनरेटिव सेल बन जाती है। यहाँ पर क्या होगा,
माइटोसिस डिवीजन होगा जिसके कारण 2 जनरेटिव सेल बन गई। अब ये जो 2 जनरेटिव सेल है तो इसमें से एक जनरेटिव सेल, लुक हियर, यहाँ देखिए, फ्यूज हो जाएगी किसके साथ, एग सेल के साथ। एक यहाँ पर एग सेल के साथ फ्यूज हो गई। तो जब ये एग सेल के साथ फ्यूज हो गई तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पर बोलूंगा, इस फर्टिलाइजेशन का नाम दिया मैंने सिंगेमी का। ये फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को नाम दिया मैंने सिंगेमी। सिंगेमी मतलब कि एक मेल और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन सिंगेमी कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक। और इस सिंगेमी के कारण फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, जाइगोट की, जिसकी प्लॉइडी है 2n। दूसरी जनरेटिव सेल फ्यूज हो जाती है मेरे पास पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है इसको मैं बोलता हूं ट्रिपल फ्यूजन। एक फर्टिलाइजेशन का नाम सिंगेमी और दूसरे फर्टिलाइजेशन का नाम हो गया बच्चों यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन। ठीक। तो जाइगोट बना डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, सिंगेमी के कारण। जाइगोट बना किसकी वजह से, बाय सिंगेमी। और जब यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसके कारण फॉर्मेशन होती है PEN, जिसकी प्लॉइडी है यहाँ पर 3n। ये किसकी वजह से हुआ, बाय ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है जी। तो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से पैन की फॉर्मेशन हुई, सिंगेमी की वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। पैन क्या होता है मेरे पास, ये कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये मेरा बच्चों यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिसकी प्लॉइडी 3n है यहाँ पर, समझे। जिसकी प्लॉइडी कैसी है मेरे पास यहाँ पर 3n। ओके ओके ओके, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियस बन गया। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ है और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, ये 2 फर्टिलाइजेशन हो गए। तो इसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन। जी, इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ जिसके कारण फॉर्मेशन हुई जाइगोट की, जिसके कारण फॉर्मेशन हुई पैन। अब सोचो जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ देखिएगा, तो मेरे पास अभी एम्ब्रियो सैक है ना, इसके अंदर सब कुछ गायब हो जाएगा। यहाँ पर तो मेरे पास बच जाता है ये जाइगोट, ये रहा, बाकी सारी सेल्स डिजनरेट हो गई है। लेकिन ये जो पैन बचा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पेरीफ्री पर जाकर के अटैच हो जाएगा और इसके अंदर धुआंधार तरीके से क्या होगा बच्चों, डिवीजन होगा, सक्सेसिव कंटिन्यूटी। और डिवीजन के कारण जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे वो कॉर्नर पर आकर के अटैच हो जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, PEN। और जब तक पेन मेरे पास यहाँ पर है, PEN यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी प्लॉइडी 3n है, ठीक है, इसकी ग्रोथ पूरे तरीके से नहीं होती तब तक जाइगोट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा। भाई जाइगोट तो बाद में सीड बनेगा, तो लेकिन अभी इसने सीड बनने वाली प्रोसेस स्टार्ट नहीं करी है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो पेन तो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर अब सेल की भी फॉर्मेशन होती है। ये देखिए, ये सेल बन गई, 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 ये सेल बन गई। तो यहाँ पर चारों तरफ सेल जब बन जाती है तो मैं इसको बोलूंगा PEC, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इन्हीं सेल के अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है बच्चों, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। तो बेसिकली जब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा और ये सीड में कन्वर्ट होगा तो इसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो PEC देगा। तो इस वजह से जाइगोट मेरा थोड़ी देर तक क्या होता है, यहाँ पर डोरमेंट स्टेट में होता है और PEC से न्यूट्रिएंट ड्राइव करेगा, देन इसकी ग्रोथ होगी, देन इट कन्वर्टेड इनटू सीड, ये हमारे पास सीड बन जाएगा। और ये पूरी की पूरी जो ओवरी होती है मेरे पास, ये कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन चीज किसमें कन्वर्ट होती है, इन सबका फेट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो गई, सिनर्जिड मेरे पास डिजनरेट हो गई, PEN PEC में कन्वर्ट हो गया है, ट्रिपल फ्यूजन के कारण PEN बना है। जाइगोट जो होता है वो मेरा सीड में, या ओव्यूल मेरा सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी मेरे पास मेरा यहाँ पर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द
अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ही बात है। तो अल्टरनेशन या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन से यहाँ पर क्या मतलब होता है? देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मतलब है कि कुछ कुछ हमारे पास ऐसे लाइफ है, प्लांट है, जिनकी प्लॉइडी है हमारे पास हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब कि एन। तो किसी किसी की प्लॉइडी एन होती है और किसी किसी की प्लॉइडी जो होती है वो डिप्लॉइड यानी कि 2n होती है, और किसी किसी की ट्रिप्लॉइड भी होती है यानी कि 3n। अभी हम सिर्फ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करेंगे। ट्रिप्लॉइड किसकी होती है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका जिक्र फिलहाल छोड़ो। अब आपको पता है कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 डिवीजन के अंदर कैटेगराइज किया। हमारे पास 5 तरीके के प्लांट्स, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, ओके, क्लियर है ये चीज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई मेन प्लांट बॉडी मेरे पास हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड का मतलब है यहाँ पर एन मतलब कि गैमेटोफाइटिक, उसको मैं बोलूंगा गैमेटोफाइटिक। यानी कि गैमेटोफाइटिक जो होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक हमेशा एन होती है, और डिप्लॉइड जो होती है 2n होती है, मैं उसको बोलता हूँ यहाँ पर स्पोरोफाइट। वो मेरे पास यहाँ पर क्या होती है बच्चों? वो मेरे पास यहाँ पर स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक मतलब कि 2n या डिप्लॉइड। सबसे पहले बता दीजिए कि एन और 2n, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सबको पता है, सबको क्लियर है भैया? हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या चीज होती है? मानसी, यश, क्लियर है आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड? सर आप बता दो एक बार। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो, एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो पुराने स्टूडेंट्स है, जो पहले भी हमसे पढ़े हैं, उन्हें मैंने सबको बता रखा है, 10th में ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एन का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो कि n की वैल्यू 23 है, तो देयरफॉर 2n क्या हो जाएगा? 2 into 23 इज इक्वल टू 46। तो हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। तो यानी कि हम लोग जो होते हैं, हमारी प्लॉइडी क्या होती है? बेसिकली 2n होती है, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं। जाइगोट जो होता है वो यूनिसेल्युलर है लेकिन डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड कौन सी चीज होती है? सिर्फ गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि उनकी प्लॉइडी एन होती है। स्पर्म की प्लॉइडी एन, ये देखो जी, ये स्पर्म है तो इसकी प्लॉइडी एन है। ये मेरे पास एग है, इसकी प्लॉइडी एन है। जब दोनों का फ्यूजन हो गया तो n प्लस एन बिकम 2n, यानी कि फॉर्मेशन हो गई किस चीज की? जाइगोट। तो जाइगोट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। एक सिंगल सेल है, अब इसी सिंगल सेल के अंदर डिवीजन होता है, तो 1 सेल, 2 सेल, 4, 8, 16, 32 सेल बन गई। तो सेल 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 बिकम सेल सिस्टम, सेल सिस्टम सेल सिस्टम सेल सिस्टम बिकम टिश्यू, देन टिश्यू 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 सिस्टम, टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम बिकम ऑर्गन, ऑर्गन 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 बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, और देन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बिकम ऑर्गेनिज्म। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है भैया। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम को मिलाकर के, ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बना है ना। चलिए, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का तो मतलब यहाँ पर ये है, एन और 2n का मतलब क्लियर है? यस सर। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ हैप्लॉइड को हम लोग यहाँ पर प्लांट्स के रिस्पेक्ट से बोलते हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है, कोई मेन प्लांट बॉडी ऐसी है जो बाय डिफॉल्ट हैप्लॉइड है, तो हम बोलेंगे वो बाय डिफॉल्ट गैमेटोफाइटिक। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी प्लॉइडी है। मैं बोल रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी मेरे पास स्पोरोफाइटिक है, तो मतलब कि उसकी प्लॉइडी बाय डिफॉल्ट डिप्लॉइड है। तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि मेरे पास जो भी मेन प्लांट बॉडी है, मैं कहता हूँ वो गैमेटोफाइटिक, यानी कि गैमेटोफाइटिक मतलब कि एन है। अब गैमेटोफाइटिक बॉडी तो कंफर्म है, पक्की बात है, क्या करेगी भैया? गैमेट्स ही तो रिलीज करेगी। ठीक है, गैमेट्स ही रिलीज करेगी, और गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा एन होते हैं। ठीक है, गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा एन होंगे। ठीक है,
अब मैं देखता हूं कि इन्हीं गैमेट्स का क्या होगा बच्चों, फ्यूजन हो जाएगा। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की, यानी कि n+n बिकम 2n, यानी कि गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड है, गैमेट्स भी हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट जो बना है वो 2n है, वो हमेशा डिप्लॉइड होगा। भाई ये देखो ना, कुछ गैमेट्स यहाँ से है, कुछ गैमेट्स यहाँ से है, क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट बाद में क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट हो जाएगा मतलब कि मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद बना देता है स्पोरोफाइटिक बॉडी। स्पोरोफाइटिक, और स्पोरोफाइटिक मेरे पास क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि 2n है, तो स्पोरोफाइटिक की मेरे पास यहाँ पर बच्चों 2n स्टेज। ठीक, अब यही जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है, अब इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। गैमेटोफाइटिक गैमेट्स रिलीज करते हैं, तो स्पोरोफाइटिक स्पोर्स रिलीज करते हैं। स्पोरोफाइटिक क्या रिलीज करते हैं, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं अगर मियोसिस डिवीजन के कारण हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि इनकी प्लॉइडी भी हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होगी, एन होगी। ये स्पोर्स की हमेशा हैप्लॉइड होगी, और यही स्पोर्स अब डिफरेंशिएट होकर के क्या करेंगे, ये बना देंगे, फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी में, गैमेटोफाइटिक गैमेट, जाइगोट, स्पोरोफाइटिक स्पोर्स। तो इस तरीके से साइकिल घूमती रहती है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल, दिस इज द साइकिल ऑफ प्लांट बॉडी। ये तो हो गई साइकिल। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का यहाँ पर क्या मतलब, आप देखिए इसकी पूरी लाइफ में कितनी स्टेजेस ऐसी है जो हैप्लॉइड है, कितनी स्टेजेस ऐसी है जो एन है। तो एन हैप्लॉइड 1 टाइम, एन 2 टाइम्स, एन 3 टाइम्स, यानी कि 3 स्टेज ऐसी है। 3 बार इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि हैप्लॉइड लाइफ है, और सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि डिप्लॉइड लाइफ है। तो यानी कि इसके अंदर एन यानी कि हैप्लॉइड स्टेजेस ज्यादा है और डिप्लॉइड स्टेजेस कम है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को मैं बोलता हूं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। मान लो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे है, कुछ प्लांट बॉडी ऐसी है जिनके अंदर हो सकता है स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा हो। तो जिनके अंदर डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा होगी वो कहलाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज बराबर है दोनों। जिनके अंदर दोनों स्टेजेस बराबर है वो कहलाती है मेरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो बात मैंने बताई लाइफ साइकिल की। लेकिन एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है, तो एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन से मतलब है कि मान लो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक यानी हैप्लॉइड है, लेकिन वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, स्पोरोफाइट में भी। भाई अपनी लाइफ के दौरान स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रही है, यानी क्या हो रहा है, एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। तो एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, या तो वो हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, या डिप्लॉन्टिक से हैप्लॉन्टिक में कन्वर्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जान दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही कोई भी किसी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी लाइफ साइकिल में जो भी स्टेज ज्यादा होगी लाइफ साइकिल वो वही वाली कहलाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एन स्टेज ज्यादा है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो हो ही रहा है। भाई हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो ही रहा है। मेन प्लांट बॉडी अगर डिप्लॉइड होती और उसकी लाइफ में हैप्लॉइड स्टेज आती तो भी क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ साइकिल वो डिप्लॉन्टिक कहलाती, लेकिन एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो हो ही रहा है। ठीक इसी तरीके से जहां पर दोनों स्टेजेस बराबर होती है वहां पर मेरी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है।